नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम चंद्रयान मिशन की के पीछे जो संस्थान है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि उनको किस तरह की सुविधाएं और किस तरह के उनको फंड दिए गए। और ये बातचीत या कि ये विमर्श विभिन्न प्रकार के, यानी कि दोनों तरफ के राजनीतिज्ञों की जो बयानबाजी हो रही है, जो क्रेडिट लेने की होड़ है, यानी कि आज कोई कंपनी आज के नेतृत्व में कोई नए मानदंड स्थापित करे तो क्या हमेशा उसका श्रेय उसके संस्थापकों को, या कि जिनको माना जाता है कि वो संस्थापक हैं, वास्तव में क्या उनको दिया जाएगा? तो इस तरह से HAL अगर कोई विशेष काम करता है, जैसा कि कर रहा है, चंद्रयान मिशन में भी उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो क्या उसका श्रेय हमेशा वालचंद हीरा चंद को दिया जाएगा, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी बहुत पहले, आजादी से पहले? तो ये एक विचित्र किस्म का विमर्श है जो कि देश में चल रहा है, और उसको चलाने वाले, उसको संचित करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले कुछ विशेष प्रकार के लोग हैं। लेकिन हम उनकी बातों का सिर्फ रेफरेंस लेके छोड़ देते हैं और तथ्यों में चले जाते हैं। तो तथ्य क्या है कि इसरो की स्थापना, कहते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने की, तो अगर उन्होंने की तो निश्चय ही उनको तो करना ही था, उनको और क्या करना था। अगर देश के प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों को फंड नहीं देते, उनकी बात नहीं करते, तो क्या कोई अमेरिका और इंग्लैंड का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आके करता? तो ये तो कार्य उन्होंने लिया था कि जनता ने उन्होंने दिया था, तो वो उन्हें करना था, तो उससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह की जिस तरह की कई तरह के बातें उसमें बताई जा रही हैं कि उन्होंने कोई महान काम कर दिया, तो चलिए मानते लेते हैं कि महान काम कर लिया। लेकिन अब हम उन वैज्ञानिकों की बातें सुन लेते हैं, उन्होंने जो पिछले दिनों या पहले भी जो है इस विषय में अपने विचार सामने रखे हैं, तो उनकी बात मानी जाए या राजनेताओं की बात मानी जाए। वो बार बार ये कह रहे हैं, ये बल्कि चित्र भी हैं कि उस समय के जो प्रारंभिक दौर था इसरो का, 1960 और 70 के आसपास, यानी कि 81 तक भी, भाई 81 में भी जो एप्पल सैटेलाइट था, उसके पार्ट एक बैलगाड़ी में लेके जाए गए थे। तो उसके बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनको एक वुडन प्लेटफॉर्म चाहिए था, और बुलेट तो उन्होंने वो लगा दिया कि उसकी चर्चा हो जाए और विदेशियों को बता दें कि देखो हम इतने कम संसाधनों में काम करते हैं। लेकिन इस बात से तो कोई मुंह मोड़ नहीं सकता कि उस समय जो संसाधन जितने दिए गए थे उतने नहीं दिए गए। कोई अलग से उनको बिल्डिंग भी बना के नहीं दी गई, कोई लैब भी स्थापित करके नहीं दी गई। धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा जोड़ करके लोगों ने अपनी समझ से, अपनी मेहनत से और बार बार दिल्ली का चक्कर लगा के किसी तरह से अपने संसाधन किए। साइकिल पे ले जा रहे हैं, साइकिल पे। और वो बता रहे हैं कि एक ही जीप थी हमारी जो कि डायरेक्टर के लिए होती थी, और डायरेक्टर के कई काम होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का श्रेय जिनको दिया जा रहा है, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उनका साइंटिफिक टेम्पर ऐसा था कि उसकी कोई मानी नहीं है तो होगा साहब, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या वास्तविक बात यह है कि क्या उन्होंने मैचिंग रिसोर्सेज दिए? तो अब जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने वहां पे काम किया है, जिन्होंने चंद्रयान मिशन तक को वो देख रहे हैं, और उनके पुराने काम की छाया या कि उपयोग भी इस मिशन में हुआ है, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। तो एक है नंबी नारायण साहब। नंबी नारायण साहब पूरी तरह से कह रहे हैं कि पहले क्योंकि हम प्रारंभिक दौर में थे, हमसे गलतियां हो रही थी, तो जैसा कि भारत में नियम है, इनके जो गलतियां करता है, जो फेल होता है,
उसको तो हमारा एक समाज में एक है कि उसको कुछ माना ही नहीं जाता है। जब वो कोई गढ़ जीत ले, जब कोई अमेरिका में नाम हो जाए, जब कोई पदक बड़ा जीत ले, तब एकदम से हम उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। यानी कि इसरो की बातचीत अभी पिछले दिनों तो होती नहीं थी। चंद्रयान 2 है वो किसी तरह से सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन है। और दूसरे देखिए कि बहुत सारे लोग तो अपने अपने हिसाब से अपनी खबरें पढ़ के कह रहे हैं, उसमें से कुछ तकनीकी क्षेत्र से संबंध रखने वाले भी होंगे, कौन है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव तो मैं कहता हूं कि वो जो चंद्रयान का जो मिशन है उससे 1000 से भी कम मेरा अनुभव मान सकते हैं। लेकिन फिर भी कि उससे 1000 गुने कम कॉम्प्लेक्स मशीन भी हमेशा सही नहीं चलती, फेल हो जाती है, चाहे उसमें कितनी भी मेहनत हो, और फिर उसको समय लगता है और धीरे धीरे। और जबकि चंद्रयान मिशन है तो वहां पे पहुंचना है, एक गलती भी उस सारे मिशन को, एक मटेरियल का गलत कंपोजिशन, एक फिटिंग की प्रॉब्लम, एक हीटिंग या हीट शील्ड की प्रॉब्लम, या भी कोई भी इसी तरह की समस्या जो है ना उसको फेल कर सकती है। और ये देखने में भी आया है। तो चंद्रयान 2 जो विफल रहा, लेकिन उससे सीख लेकर के और बहुत सारे और भी कार्य किए गए, और मिशन अब 3 जो है वो सफल रहा है। तो सफल रहा है तो सारे देश में, दुनिया में, समाज में छा गया है, छाना भी चाहिए, क्योंकि कब तक हमारे देश में हमेशा क्रिकेट और सिनेमा के सितारे ही छाए रहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सितारे भी छाने चाहिए, उनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। चलिए इसरो के वैज्ञानिकों के बारे में तो हमें मालूम है, लेकिन क्या हमें अपने जो प्रदेश में कौन साइंटिफिक टैलेंट है, अपने शहर में कौन है, उसके बारे में मालूम है? शायद मालूम नहीं है, क्योंकि इस तरह का ना तो कोई सिस्टम है, ना इस तरह की कोई परिपाटी है, ना कोई कल्चर है, ना मैकेनिज्म है। तो हम तो सिर्फ बड़ी आसानी से सिनेमा और क्रिकेट के सितारों की ओर मोहित हो जाते हैं, और वो चाहे कितने भी अपराध कर लें, कितने भी जो है मैच फिक्सिंग में वो घालमेल कर दें, लेकिन हम वो भीड़ लगा के उनकी तरफ टकटकी लगा के देखते रहते हैं। और वो ही लोग करोड़ों रुपए में तेल, साबुन, चड्डी, बनियान, कपड़ा, कार वो बेचते रहते हैं, 24 घंटे फेरी वाले बने रहते हैं। उसमें बड़े बड़े ऐसे भी लोग हैं जिनको महानायक कहा जाता है। तो चलिए छोड़िए, हम दोबारा इसरो पे पहुंचते हैं। तो इसमें एक बात फिर दोबारा स्थापित करने की है कि हमारे देश में जो IIT के लिए जो एक पागलपन है, 20 लाख से अधिक जो लोग बैठते हैं 20,000 से कम सीटों के लिए, उसमें से आधे तो बिना किसी कोचिंग के वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 20 लाख लोगों में से आप ये देखिए कि कितना धन का व्यय होता है, कितने बच्चों को उसमें खपा दिया जाता है, और कितने लोग उसके अंदर आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इस मिशन में नहीं है। वो हो सकता है कि किसी दूसरी कंपनी में काम करते हुए उस तरह से परोक्ष रूप से जुड़े हों, चाहे वो भेल हो उसमें जुड़े हो, या कि उसके अंदर जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो उसके अंदर, और लार्सन एंड टोब्रो में जुड़े हों, जो कि भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, जिसकी इंजीनियरिंग क्षमता बहुत अधिक है। और दूसरी भी कंपनियां हैं, जो दूसरी कंपनियां सामने आ रही है, नई नई कंपनियां, चाहे वो पारस डिफेंस हो, चाहे वो एमटार टेक्नोलॉजी हो, और इसी तरह की जो यंत्र बनाने वाली कंपनियां हैं। तो ये तो 400 से अधिक कंपनियों का मिला जुला एक कार्यक्रम था जो कि सफल हुआ। लेकिन अब इसको देख लें कि एक कहानी इसरो की शुरू कहां से होती है। शुरू तो होती है विक्रम साराभाई से, जो कि बहुत ही बड़ी एक परिवार के सदस्य थे, और वो कैम्ब्रिज में शिक्षा लेकर के 1942 वापस आए थे। होमी बाबा से उनकी मुलाकात हुई, और दोनों का पैशन था, दोनों की बड़ी रुचि थी साइंस और उसके साथ जो साइंटिफिक कल्चर था और उसको आगे बढ़ाने में। लेकिन उनका अलग अलग नजरिया था। भाभा जो थे वो एटॉमिक पार्टिकल्स और कॉस्मिक और उसके बारे में ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। और लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद के अंदर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विक्रम साराभाई भारत आ गए, और उन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में स्थापित की। और ये जब उन्होंने कहना शुरू किया कि स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है, भारत को स्पेस प्रोग्राम की रिसर्च और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में काम करना चाहिए। और भाभा साहब जो थे वो उनका न्यूक्लियर पावर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का उन्होंने स्थापना की। तो इसरो जो है अपने आरंभिक वर्षों में जो है वो एक तरह से देखा जाए
तो TIFR का ही, स्कोपार जो है वो TIFR का ही एक संस्थान था, उसकी शुरुआत उस तरह से हुई थी। तो ये एक दौर था जिसके अंदर पूरे रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे थे, मुख्य रूप से ये बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं। और पिछले दिनों ये बड़ी चर्चा रही है कि प्रधानमंत्री वहां पे क्यों पहुंच गए, वो बीच में क्यों आ गए, क्योंकि उन्होंने तो फंड दिया है, प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य उन्होंने पूरा किया है। जो है वो मिशन चंद्रयान-2 जब विफल हुआ फिर भी वो गए, उन्होंने साहस बढ़ाया, ढाढ़स बंधाया और उनको अपना कार्य करने की उनको उन्होंने बातचीत की, उनका उत्साहवर्धन किया। और इसी तरह से तो एक तरह से देखा जाए और फंडिंग उन्होंने बहुत बढ़ाई है और जो टैलेंट है उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। उसके कारण चाहे कितने भी बड़ा टैलेंट हो, कितने भी बड़ा हुनर हो, कितनी भी बड़ी संभावनाएं हैं, वो सामने पूरी तरह से नहीं आ पाती है। लेकिन किसको इसका श्रेय दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, ये एक फालतू की राजनीतिक किस्म की एक बहुत ही घटिया किस्म की बहस है। लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य जरूर देखना समझना पड़ेगा। लेकिन आज भी वास्तविकता ये है कि उस दौरान में जबकि ये माना जाता है कि प्रधानमंत्रियों के कपड़े या किसी परिवार के कपड़े इंग्लैंड में तो धुलते थे और पेरिस में प्रेस होके आते थे, और होता था या नहीं होता था। दूसरी तरफ ये राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है, उसी जमाने में कहा है, उनकी बात तो गलत नहीं हो सकती। वो कोई संगी तो थे नहीं, वो भी कोई किसी के भक्त तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा था कि भाई आपके जो कॉमन आदमी है उसका जो खर्चा है वो उससे अधिक, तो उससे 10-20 गुना खर्चा तो आपके कुत्तों का है। उस समय के प्रधानमंत्री के बारे में कहा था। और ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जब रॉकेट को साइकिलों पे ले जाया जा रहा था या बैलगाड़ी पे ले जा रहा था, चाहे उसका मंतव्य कोई भी रहा हो, रिसोर्सेज की कमी थी। और उन रिसोर्सेज की इतनी कमी के चलते हुए भी ये तो स्थापित घटना है कि किसी के सिगरेट का पैकेट लेने के लिए पूरा का पूरा देश का विमान दिल्ली जाकर सिगरेट का पैकेट लेके आता था। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं जोड़ना तो पड़ेगा। हम किसी को भी श्रेय दे दें या ना दे दें, लेकिन उनके पीछे जो चरित्र हैं उन्होंने क्या किया होगा या कितना ध्यान दिया होगा। बड़े बड़े संस्थान, सरकारी संस्थान, एक पूरी लंबी परिपाटी एक उन्हें खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन मुख्य कमी उसको चलाने वाले और उसमें संबंधित लोग हमेशा यही कहते हैं कि उनको जितने भी हैं रिसोर्सेज नहीं दिए जाते, उनको संसाधन नहीं दिए जाते, उनको फंडिंग नहीं दी जाती, उनको ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल रहता है, दिल्ली में बैठे हुए लोग हाजिरी बजवाते हैं। और हमेशा पहले तो इस तरह के जब होते थे, नमी नारायण खुद ही बोल रहे हैं ना, किसी दूसरे की तो बात है नहीं, कि पिछली बार साइंटिस्टों को वहां दिल्ली बुला लिया जाता था हाजिरी देने के लिए और उनको शाबाशी देने के लिए। जो हुक्मरान लोग थे, जो देश के नेता थे, वो वहां चल के आना भी इतना उत्तम नहीं समझते। तो अब वो प्रधानमंत्री खुद वहां जा रहे हैं, सीधा विदेश से आ रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, बहुत ही अधिक सुबह पहुंच रहे हैं। तो ये परिवर्तन और ये तो हमें देखना और समझना पड़ेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। आपने ये बातचीत सुनी कि कभी जब इसरो के रॉकेट जो है वो बैलगाड़ी और साइकिल पे चला करते थे, उस समय का क्या दौर था। ये एक पूरा एक इतिहास है, उसका एक खंड है, एक पूरा का पूरा इतिहास नहीं है, उसके विभिन्न आयाम है। तो उसकी एक आयाम की चर्चा हमने सुनी। नमी नारायण को किस तरह से जो है वो विदेशी ताकतों और जासूसों और उसके उनको परेशान किया गया, उनको जेल में डाला गया। 18 साल तक वो अपने लिए न्याय के लिए लड़ते रहे। बाद में उनको न्याय बहुत देर में मिला, वो भी इसी कहानी का एक अंग है। तो उसकी चर्चा कभी अलग करेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो इस तरह के कार्यक्रम और रॉकेट के बारे में थी, उसके इतिहास के बारे, उसके एक पक्ष के बारे में थी, एक कालखंड के बारे में थी, वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।